ट्रांसपोर्टेशन होती है ना बच्चों, तो वो कुछ नहीं देखते रास्ते में क्या आ रहा है, ठीक है। वो अगर स्टार्ट हो चुके हैं ट्रांसपोर्ट होना, तो वो जहां से शुरू करते हैं और जहां तक उनको जाना होता है वो चलती रहती है ट्रांसपोर्ट। एपोप्लास्ट तभी तक है जब तक वो एंडोडर्मिस तक ना पहुंच जाए। एंडोडर्मिस तक पहुंचता है, उसके पास कोई चारा नहीं है, एक ही चारा है, एक ही रास्ता है, इसको एंडोडर्मिस को क्रॉस करना पड़ेगा। जो पानी प्लांट में एब्जॉर्ब हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लीफ में ट्रांसपिरेशन चल रही है, डिमांड क्रिएट कर रही है लीफ। पानी पहुंचा लीफ तक, वो एवापोरेट करना शुरू हो गया, उस एवापोरेशन से जो वेपर बना इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग। Hello students, welcome back to the Raftar series with your Yashika ma'am, and today we're gonna start the lecture number 3 of chapter transport in plants. बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने पढ़ा है कि छोटे डिस्टेंस तक जाना है तो कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होगा, प्लांट और वाटर में रिलेशन क्या है, कब एब्जॉर्प्शन होती है, कब ऑस्मोसिस होता है, और एक मूल मंत्र बताया था ऑस्मोसिस का, दैट इज ऑस्मोसिस अकर्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बहुत सारे केसेस हमने लिए थे सराउंडिंग सॉल्यूशन में कि प्लांट के साथ क्या होगा अगर उसको आइसो, हाइपो और हाइपर में रखेंगे, ठीक है। इसको हमने एनिमल सेल के साथ भी कंपेयर किया था। अब बात करते हैं यार कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगी क्यों और कैसे होगी, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में। तो यार एनसीईआरटी का शुरुआत में पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया चैप्टर क्या है, चैप्टर कहानी है, तो कहानी को बताने के लिए एनसीईआरटी ने कुछ बातें लिखी हैं। तो उसमें एक बात ये है कि बच्चों शुरू में एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में इस टॉपिक के अंदर कि एक प्लांट लो, एक ट्विग लो जिसके पास लीव्स है और उसको कलर्ड वाटर में प्लेस कर दो, रंग बिरंगे पानी में प्लेस कर दो। कलर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये कलर्ड वाटर क्या होगा बच्चों, चढ़ेगा। पहले तो ये पानी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? रूट एब्जॉर्ब करेगा। रूट एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम को दे देगा। स्टेम कहां दे देगा पानी? जाइलम ऑफ दी लीफ में। सबसे पहले जाइलम ऑफ दी रूट में गया, जाइलम ऑफ दी स्टेम में जाएगा, फिर जाइलम ऑफ दी लीफ में चला जाएगा। तो भैया कलर पानी क्यों इस्तेमाल किया, क्यों कलर डाला पानी में? क्योंकि कलर होगा तो तुम्हें रास्ता दिखाई देगा। किसका रास्ता? पानी का रास्ता। और ये पानी का रास्ता क्यों है? जिस रास्ते से पानी जा रहा है तुम उस रास्ते को ट्रैक कर सकते हो। और ये ट्रैक हम क्यों कर रहे हैं? टू नो कि पानी का रास्ता कौन है, कौन पानी को ले जा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चल गया था कि जो पानी का पाथ होता है वो कौन होता है? पानी का पाथ जाइलम होता है, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है बच्चों पानी अकेला एब्जॉर्ब नहीं होता, पानी के साथ साथ बच्चों, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो पानी क्या करता है? मीडियम की तरह एक्ट करता है, मतलब पानी तो चढ़ ही रहा है, साथ साथ मिनरल्स को भी अपने साथ साथ चढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ चीजें लिखी हैं, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी क्यों? जब हम शॉर्ट डिस्टेंस था हमारे पास, डिफ्यूजन था, तो पड़ी क्यों? बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक फैक्ट कि डिफ्यूजन इतना स्लो प्रोसेस होता है, इतना स्लो प्रोसेस होता है कि अगर तुम्हें 50 माइक्रोमीटर डिस्टेंस के लिए ट्रांसपोर्ट कराना है, बच्चों ये डिस्टेंस बहुत बड़ी तो है नहीं, बहुत कम दूरी की डिस्टेंस है ना। तो इतने डिस्टेंस के लिए अगर सामान जाना होता है डिफ्यूजन के थ्रू तो इट टेक्स 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड खर्च हो जाते हैं इतनी छोटी सी डिस्टेंस के लिए। तो भैया प्लांट तो बहुत लंबा है, हम अगर डिफ्यूजन के भरोसे बैठ जाएगी, पानी डिफ्यूजन के थ्रू रूट से लेकर के लीफ तक पहुंचेगा ना, तो पता नहीं कितने साल लग जाएगा। 2.5 सेकेंड लग रहा है, पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। प्लांट को प्यास लगी है लेकिन प्लांट इंतजार कर रहा है किसका? पानी का, क्योंकि पानी तो डिफ्यूजन के थ्रू आ रहा है। इतना स्लो हो जाएगा प्लांट ही मर जाए तो फायदा ही तो नहीं हुआ ना। इतने देर में पानी पहुंचेगा, एफिशिएंट ही नहीं रहेगा। तो ये जो डिफ्यूजन है इट इज वेरी वेरी स्लो, सो इट इज नॉट एफिशिएंट, इट इज नॉट एफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। छोटे मोटे दूरी के लिए करना है तो भैया ठीक है, लेकिन बड़े दूरी के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर व्हाट? प्लांट्स को क्या चाहिए बच्चों? वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज, 2 वैस्कुलर टिश्यूज हमें पढ़ने हैं जिसके बारे में हमने पढ़ भी रखा है कि कौन किस वे में डायरेक्शन में कराता है ट्रांसपोर्ट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो उस दिन मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था बच्चों कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम मल्टी या बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, और ये भी बता रखा है जाइलम से क्या क्या चीजें जाती है, फ्लोएम से क्या क्या चीजें जाती है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी एक शर्त होती है, अगर जाइलम खाना या पानी, सॉरी जाइलम पानी या मिनरल्स को ले जाएगा
या फ्लोएम खाना या ऑर्गेनिक मिनरल्स को ले जा रहा है, तो इनकी शर्त ये है कि मास में ले जाएंगे। क्योंकि यार मान लो ना यहाँ से पानी ले जाना, तो जाइलम एक एक मॉलिक्यूल्स को उठा के थोड़ी भेजेगा, बल्क में ले जाना पसंद करता है। ठीक है, किस में ले जाना पसंद करता है? बल्क में ले जाना पसंद करता है। तो एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, दिस अकर इन बल्क, ठीक है, या मास, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बल्क फ्लो बोलते हैं या मास फ्लो बोलते हैं। मतलब यहां से अगर सामान है, बहुत सारे सामान है, तो सारे के सारों को धक्का दिया जाता है एक साथ कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सके। दिस फिनोमिना, ये मैकेनिज्म होती है जाइलम और फ्लोएम की, जब वो खाना या पानी या मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। जब वो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना बच्चों, तो वो कुछ नहीं देखते रास्ते में क्या आ रहा है। ठीक है, वो अगर स्टार्ट हो चुके हैं ट्रांसपोर्ट होना, तो वो जहां से शुरू करते हैं और जहां तक उनको जाना होता है वो चलती रहती है ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स हैव अ एनसीईआरटी रीडिंग, तो क्लियर हो जाएगी कि मैम क्या बात बोल रही है। ठीक है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑफन सब्सटेंसेस हैव टू बी मूव टू द लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, बहुत दूरी तक भेजना है, रूट से लेकर के लीफ तक जाना है। समटाइम्स the site of production or absorption and sites of storage are too far from each other। ये भी मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जैसे रूट पानी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, उस पानी को लीफ तक जाना है, तो देखो जहां पर पानी है और जहां पर उसको जाना है वे बहुत दूर है, तो इन दूरी को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कवर करते हैं? बाय मीन्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। तो ये जो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये वुड नॉट सफाइस, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है, ये एफिशिएंट नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। इसीलिए स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब वो नेसेसरी हो जाता है सब्सटेंस को मूव करने के लिए अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, और इसका जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। क्योंकि हमने डिफ्यूजन को क्यों निग्लेक्ट कर दिया, क्यों डिफ्यूजन इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो बहुत स्लो होता है, बट इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये दे वुड बी फास्टर, जल्दी से सामान पहुंच जाएगा। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव्ड बाय मास और बल्क फ्लो। अभी बताया था ना कि जो भी खाना पानी जाइलम और मिनरल्स पहुंचाएंगे वो हमेशा मास या बल्क में पहुंचाते हैं। मास फ्लो क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क, इकट्ठा, और इन मास, दूसरे लैंग्वेज में बच्चों, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, या पढ़ोगे जब खाना ट्रैवल करता है तो खाना ट्रैवल करता है जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है टुवर्ड्स द प्रेशर जहां पर कम होता है। ठीक है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस, पढ़ोगे इसको। ठीक है, तो अपने प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ सामान ट्रैवल करना शुरू करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन मास, इसी को बोलते हैं मास या बल्क फ्लो। फिर क्या दिखा हुआ है देखो, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंस, चाहे वो डिसॉल्व्ड हो सॉल्यूशन में या वो डिसॉल्व नहीं तो सस्पेंडेड हो, सारे के सारे स्वेप्ट अलोंग एट द सेम प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यार जब सुनामी आती है, कोई बहुत हाई वेव आ रहा है, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो जब वेव आती है तो ऐसा तो नहीं कि इंसानों को अलग रेट से ले जाएगी, बिल्डिंग को अलग रेट से ले जाएगी और गाड़ी वगैरह को अलग रेट से ले जाएगी, नहीं, जब वो आती है तो जब वो स्वेप्ट करती है तो एक ही रेट में करती है। यही लिखा हुआ है कि जब पानी चढ़ता है तो उसमें मिनरल्स डिसॉल्व हो या कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जो सस्पेंडेड फॉर्म में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो लेकर के जाएगा तो एक ही स्पीड में लेके जाएगा, एक ही रेट से लेकर के जाएगा। यही एनसीईआरटी लिखी हुई है। ठीक है, जैसा एक फ्लोइंग रिवर करती है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, रिवर भी बहती है यार, तुम उसमें खुद चले जाओ, कपड़े फेंक दो, जूते फेंक दो, वो उसी स्पीड से लेकर के जाती है। जैसे भाई मैंने वेव या सुनामी का एग्जांपल लिया था। ठीक है, वो केदारनाथ वाला अगर तुमने सीन देखा होगा तो तुम्हें शायद पता भी होगा। तो रेट जो होता है ले जाने का सबका सेम होगा, जैसे हमारा रिवर होती है, रिवर जब फ्लो करती है तो सारी चीजों को एक ही साथ उसी रेट में बहाते ले जाती है। दिस इज अनलाइक डिफ्यूजन where different substance move independently depending on their concentration gradient। यहां पर बता रहे डिफ्यूजन से अलग क्यों है, क्योंकि डिफ्यूजन में अलग सब्सटेंस का अलग रेट होता है। क्यों? छोटे पार्टिकल जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स धीरे धीरे करके डिफ्यूज होंगे, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो डिफ्यूजन होता है वहां पर जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं दे मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। जो बल्क फ्लो होता है, अब इन्होंने यहां पर बताया कि बल्क फ्लो आएगा कैसे प्लांट में, अचीव कैसे करेगा प्लांट,
तो बल्क फ्लो अचीव करने के दो रास्ते हैं, एक होता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। देखो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो गया, पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना प्रेशर पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और मैंने आपको बताया था बच्चों, जब हम गार्डन में पौधे में पानी पाइप से पानी देते हैं तो उसमें कोई पुलिंग नहीं हो रही है, वो नलका ऑन कर दिया, पानी उसमें फंसा दिया, पानी आते जा रहा है, दैट इज अ पुशिंग। और जब जब पुशिंग होगा वी विल हैव अ पॉजिटिव प्रेशर। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पुश की वजह से होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल भी इन्होंने यही लिखा हुआ है, गार्डन हाउस मतलब गार्डन पाइप जो हम पौधों में पानी डालते हैं, उसका एग्जाम्पल है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। और मैंने आपको बताया था नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल कब डेवलप होता है, पुलिंग से, ठीक है, या सक्शन से। जैसे हम स्ट्रॉ से पानी खींचते हैं, कोल्ड ड्रिंक खींचते हैं, तो दैट इज अ सक्शन, यू आर पुलिंग इट, ठीक है। तो वो जो प्रेशर कहलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। और देखो एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी हमारा वाले लिखती है, सक्शन थ्रू अ स्ट्रॉ, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा हुआ है यार, जब वैस्कुलर टिश्यूज इन्वॉल्व हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम, फॉर एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम, तो इनको क्या बोला जाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं और ऐसी ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बच्चों पहले ही दिन, ठीक है, यस। तो हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में होता क्या है वो पढ़ लिया है, कौन कराता है, ठीक है, कैसे होता है मैकेनिज्म, मास में होता है, बल्क में होता है, वी हैव कवर्ड दैट। नाउ लेट्स मूव कि ट्रांसपोर्टेशन होगी कैसे, ठीक है। पहली बात तो भैया ट्रांसपोर्ट कराना है पानी का, बट पानी प्लांट में पहले से मौजूद तो है नहीं। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो पहले उसको सॉइल से क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, है ना। तो देखो एक पेड़ बनाया हुआ है, पौधा बनाया हुआ है, ठीक है, ये पौधे की रूट है जो कहां तक जा रही है, सॉइल में जा रही है। अब सॉइल में हम पानी देते हैं, है ना, पानी। तो सबसे पहले ये जो पानी है ये कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये मान लो नीचे क्या है, रूट हेयर से। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू बच्चों, ठीक है, अभी एक्चुअल एनाटॉमी दिखाऊंगी रूट का, हमें पता है रूट की एक्चुअल एनाटॉमी क्या होती है, ठीक है। हम तो अपने सीधे साधे डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये समझ लो ये रूट हेयर्स है, पानी है, रूट हेयर्स क्या करेगा, हेयर है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो चलो पानी एब्जॉर्ब हो गया, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सबसे पहला स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि जब तक पानी एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, ये ऊपर कैसे चढ़ाएंगे हम। तो सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। जब एक बार रूट में पानी पहुंच गया तो फिर उसको ऊपर चढ़ाना है, स्टेम में और लीफ में। तो जो सेकेंड स्टेप होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, यहां लिख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक बार जब रूट में आ गया तो उस पानी को ऊपर चढ़ाना है, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं। ये 9th क्लास में भी पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला क्या था, एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या था, वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जो पानी ऊपर चढ़ रहा है। तो अब हम इस पूरे के पूरे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, उसके बाद उसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ कैसे हो रही है। देखो प्लांट मतलब रूट पानी को जब एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, तो उसके दो तरीके हैं, दो तरीके होते हैं, दो रास्ते होते हैं प्लांट जब पानी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। एक रास्ते का नाम है एपोप्लास्ट पाथवे और एक रास्ते का नाम है सिम्प्लास्ट पाथवे। ये दो रास्ते हैं पानी को एब्जॉर्ब कराने के इनसाइड रूट। अब जब पानी चढ़ गया, मान लो किसी भी रास्ते से गया, वो एपो से गया, सिम्प से गया, तो अब उसको ऊपर चढ़ाना है। ऊपर चढ़ाने के लिए दो मैकेनिज्म वर्क करते हैं। एक होता है रूट प्रेशर, क्योंकि बच्चों अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ाना है तो फोर्स तो चाहिए होगा ना। तो ऊपर चढ़ाने के लिए दो फोर्स लगते हैं,
एक हम पढ़ेंगे रूट प्रेशर के बारे में और एक हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में, ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हमने ये समझा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होने वाला है। अब सबसे पहले पार्ट में चलते हैं बच्चों कि प्लांट पानी एब्जॉर्ब कैसे करेगा, रूट पानी एब्जॉर्ब कैसे करेगा थ्रू दीज टू पाथवेज। नाउ लेट्स सी, इसके लिए हम एनसीईआरटी के डायग्राम की हेल्प लेंगे। यस, देखो यार, हमने रूट का स्ट्रक्चर, रूट की एनाटॉमी पढ़ रखी है ना, तो उसमें छोटा सा सेक्शन दिखा हुआ है रूट का। ठीक है, आपको पता है रूट के पास ये बाहर वाला क्या है, एपिडर्मिस। पहले एनाटॉमी समझना, एनाटॉमी रिवाइज करा रही हूं। एपिडर्मिस का आउटग्रोथ क्या होता है बच्चों, रूट हेयर। एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में ये जनरल कॉर्टेक्स भी आ गया, एंडोडर्मिस भी आ गया। रूट की एंडोडर्मिस में एक खास स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, उस स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप में सुबरिन प्रेजेंट होता है। सब कुछ पढ़ाया हुआ है एनाटॉमी में। सुबरिन के प्रेजेंस की वजह से ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है इट बिकम्स इम्परमिएबल टू वाटर। मैंने जब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी बच्चों तो आपको उसमें सुबरिन का एग्जाम्पल भी दिखाया था। सुबरिन ऐसा एक लेयर है जो इम्परमिएबल है, सॉल्वेंट सॉल्यूट कुछ किसी को भी अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद आप देखो क्या मौजूद है, पेरिसाइकिल होता है, दिया नहीं कोई काम नहीं ज्यादा, सीधा जाइलम में दिखा रहा है कि देखो जाइलम में पानी पहुंचेगा। जाइलम में सॉइल से पानी पहुंचने के दो रास्ते हैं। अब फटाफट रास्तों को देखेंगे। ठीक है, लिखा सब कुछ है, नोट्स में सब कुछ मिलेगा, रास्तों को देखो। दो रास्ते हमने बोले, एक है एपोप्लास्टिक, एक है सिम्प्लास्टिक। ये जो पिंक वाला है, पिंक वाला कैसा है, पिंक वाला हमारा एपोप्लास्टिक है। ब्लू वाला जो दिखा रहे हैं दैट इज, ब्लू वाला जो दिखा रहे हैं दैट इज सिम्प्लास्टिक। अब सुनना, एपोप्लास्ट कब होता है, एपोप्लास्ट हम तब बोलते हैं जब पानी सेल के अंदर ना जाए, सेल से बाहर ही निकल जाए। देखो ये है, ये बाहर क्या था, ये बाहर सॉइल है। ठीक है, सॉइल में बहुत सारा पानी है, पानी। ठीक है, पानी। सबसे पहले ये पानी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर, बिकॉज दैट हैज द एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी है। रूट हेयर, अब देखो रूट हेयर अपने सेल वॉल के थ्रू, ठीक है, अब ये आप सोच रहोगे, देखो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन्होंने अच्छा लेबल किया हुआ है, ये देखो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली लाइन। ठीक है, और ये बाहर वाली जो लेयर है ये सेल वॉल है। तो आप खुद देखो एपोप्लास्ट में ये पानी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो गैप है, बीच की जो स्पेस है, ये उसी में है। तो एपोप्लास्ट देखो यहां से पानी गया, स्पेस को यूटिलाइज कर रहा है, कौन सी स्पेस, द स्पेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी वही सीन है, यहाँ पे भी वही सीन है, यहाँ पे भी वही सीन है, और इसी रास्ते को फॉलो करता हुआ कहां तक पहुंच चुका है, एंडोडर्मिस तक पहुंच चुका है। ठीक है, बाहर से निकल करके कहां तक पहुंच चुका है, एंडोडर्मिस तक पहुंच चुका है। जैसे ही एंडोडर्मिस तक पहुंचेगा, अब होता क्या है, एंडोडर्मिस में ये साइड से आ ही नहीं सकता, देखो ये यहां से आ सकता है, ये इस स्पेस से क्रॉस होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर तो सुबरिन मौजूद है ना। अब क्या करें यार, इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि हो क्या रहा है आप खुद देखो। अब ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा जूम इसीलिए किया हुआ है, अब ध्यान से देखना हो क्या रहा है। स्पेस से होता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुंचा, बट यहाँ पर जो स्पेस है ना, जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है, यहाँ पर तुम्हें एक पर्पल सी लाइन दिखाई दे रही होगी। ये पर्पल सी लाइन क्या है, डार्क पर्पल जो है, ये क्या है बच्चों, सुबरिन है। सुबरिन क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। तो ये एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू जो पानी आ रहा है इसको अंदर जाने ही नहीं देगा। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि एपोप्लास्ट तब तक है जब तक वो एंडोडर्मिस तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जैसे ही वो एंडोडर्मिस तक पहुंचता है इसका एपोप्लास्ट वाला रास्ता बंद है, ब्लॉक्ड है। तो इसको ना चाहते हुए भी देखो ब्लू क्या सिग्निफिकेंट, क्या ब्लू क्या शो कर रहा था, ब्लू सिम्प्लास्ट शो कर रहा था। ठीक है, तो इसको ना चाहते हुए भी क्या बनना पड़ा, सिम्प्लास्ट बनना पड़ा। देखो सिम्प्लास्ट बन के एंडोडर्मिस को इसने क्रॉस किया, क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर आ गया ना, और अगर पानी अंदर आ गया मतलब वो सिम्प्लास्ट बन चुका है। ठीक है, तो देखो ब्लू मतलब सिम्प्लास्ट बन गया,
और जैसे ही एंडोडर्मिस को क्रॉस कर जाता है तो फिर से ये एपोप्लास्ट पाथवे अपना करके कहां पहुंच जाता है, जाइलम में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, जाइलम में। तो एपोप्लास्ट में हमने क्या पढ़ा, सुनना आप ध्यान से। एपोप्लास्ट में ये मान लो सेल्स की कॉर्टिकल सेल्स है, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों। कि एपोप्लास्ट होता क्या है, कब कब हम बोलेंगे एपोप्लास्ट है, पानी है, पानी को रूट हेयर ने एब्जॉर्ब करके एपिडर्मिस में दे दिया। अभी एपिडर्मिस की सेल में गई है, सेल के अंदर नहीं जा रही। ये जो ये क्या है, ये सेल वॉल है और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये स्पेस के बीच में ही रह करके ट्रैवल कर रही है, या फिर ये कौन सी स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। ये कौन सी स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, या ये यहां पर आ जाए, ठीक है। तो चाहे पानी स्पेस में रहे, या ये भी हो सकता है कि सेल वॉल के थ्रू ट्रैवल करे, या ये भी हो सकता है ये सेल वॉल के थ्रू ट्रैवल करे। तो चाहे सेल वॉल के थ्रू ट्रैवल करे, चाहे स्पेस में रह करके ट्रैवल करे, चाहे इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में रह करके ट्रैवल करे, ये सारा एपोप्लास्ट है। और आप खुद देख लो, ये स्पेस, सेल वॉल वाला स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। इसीलिए हम एपोप्लास्ट को नॉन लिविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग बोलते हैं। बट होता क्या है, ये एपिडर्मिस के थ्रू होता हुआ जब एंडोडर्मिस तक आता है, कहां आता है, ये क्या है बच्चों, एंडोडर्मिस। ये क्या है, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में वो इस स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर सुबरिन मौजूद है। तो ना चाहते हुए भी ये जो पानी आ रहा है एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू, जब ये यहां जाता है तो इसको जाने को ही नहीं मिलता है, तो ये अपना रास्ता बदल करके एंडोडर्मिस के अंदर घुस जाता है। एंडोडर्मिस के अंदर जैसे ही घुसा, ये रास्ता क्या बन गया, सिम्प्लास्ट। क्या बन गया, सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट तभी तक है जब तक वो एंडोडर्मिस तक ना पहुंच जाए। एंडोडर्मिस तक पहुंचता है, उसके पास कोई चारा नहीं है, एक ही चारा है, एक ही रास्ता है, इसको एंडोडर्मिस को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे ही वो एंडोडर्मिस को क्रॉस करता है, इट बिकम सिम्प्लास्ट, ठीक है। एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए इट बिकम सिम्प्लास्ट, ठीक है। अब सुनना आगे, सिम्प्लास्ट क्या होता है। सिम्प्लास्ट क्या होता है बच्चों, पानी जा रहा है। अब देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री ले लिया है। अगर पानी सेल टू सेल जा रहा है, देखो यहां पर आया, फिर यहां पर आया, एक सेल ये था, एक सेल ये, फिर यहां आया, फिर यहां आया, सेल के अंदर से जा रहा है। तो जब पानी सेल के अंदर से होकर के जाइलम तक पहुंचे, उस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट। अब आप खुद देखो ये कौन सा कनेक्शन है, ये जिस रास्ते से होता हुआ आ रहा है, ये कनेक्शन क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और या साइटोप्लाज्म से होता हुआ गुजर रहा है, तो हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे में जो पानी मूव करता है वो या तो प्लाज्मोडेस्माटा से मूव कर सकता है, और किससे मूव कर सकता है, इट मूव थ्रू साइटोप्लाज्म। इसी मैकेनिज्म को फॉलो करता हुआ पानी इस रास्ते के थ्रू अल्टीमेटली कहां पहुंच जाता है, जाइलम तक पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है, जाइलम तक पहुंच जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब आओ सुनना, अब और ध्यान से सुनना। यहां पर भी देखो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि पानी अगर सेल के अंदर से होता जो हुआ जाए, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, अंदर से जा रहा है, तो अंदर वाला रास्ता क्या है, अंदर वाला रास्ता सिम्प्लास्ट है। अगर ये बाहर से चला जाए, बाहर से चला जाए, तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा एपोप्लास्ट है। क्या है, एपोप्लास्ट। अब ध्यान से सुनना एक चीज, ध्यान से सुनना। इन्होंने ये वाला, मतलब ये वाला पूरा का पूरा, ये पूरा पाथवे क्या है, ये पूरा का पूरा पाथवे हमारा क्या है बच्चों, एपोप्लास्ट है। ये देखो एपोप्लास्ट है। अब ध्यान से सुनना, एक सेकेंड मैं तुम लोग को और क्लियर कर देती हूँ। ये क्या है, एपोप्लास्ट है, ठीक है। तो एपोप्लास्ट के थ्रू पानी आ रहा था, एपिडर्मिस से पहुंचा, फिर कॉर्टेक्स तक पहुंचा, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस जा रहा था। एक सेकंड, मैंने तो एंडोडर्मिस लेके चली गई, एक सेकंड बच्चों। एंडोडर्मिस तक जब वो जा रहा था, देखो इसको रास्ते में क्या मिल गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो अब यहाँ से ये जा नहीं सकता, इसीलिए अपना रास्ता को यहाँ की तरफ मोड़ लेता है और एंडोडर्मिस से होता हुआ पेरीसाइकिल पर पहुंचेगा, पेरीसाइकिल से होता हुआ जाइलम तक पहुंचेगा। जाइलम डेड होते हैं, क्या होते हैं, डेड होते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि एपोप्लास्ट डेड सेल्स में चलेगा, ठीक है, नॉन लिविंग सिस्टम में चलता, नॉन लिविंग सेंस डेड, जाइलम मान लो,
ठीक है, जाइलम इज व्हाट, डेड। तो जाइलम में जो मूवमेंट होगी ना, क्योंकि जाइलम डेड सेल है, वो कैसी मूवमेंट होगी, एपोप्लास्ट। देखो ग्रे कलर एपोप्लास्ट को दिखा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो तुम्हें अब एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा देती हूँ, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे ही पानी जाइलम में पहुंच जाता है, अब वो फ्री है टू मूव बिटवीन सेल एज वेल एज थ्रू देम। जो यंग रूट्स होते हैं, एक सेकेंड, जो यंग रूट्स होते हैं बच्चों, उसमें जो पानी है वो डायरेक्टली जाइलम वेसल्स में चला जाएगा या ट्रैकीट्स में चला जाएगा। ये दोनों कैसे कंपोनेंट होते हैं, डेड। दैट मींस जो पानी की ट्रैवलिंग होती है वेसल्स और ट्रैकीट्स में, क्योंकि वो नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है, देयरफॉर दे आर द पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट, जो अभी मैंने आपको उस डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, उस डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया था। अब देखो यहाँ पर ये पाथवे हम ऑब्वियसली 11.7 में सारा का सारा पाथवे पढ़ चुके हैं कि पानी दो तरीके से, क्या देखा बच्चों, रिवाइज करा रही हूं, हमने देखा दो तरीके से पानी सॉइल से जाइलम में पहुंचा। एक था सेल के अंदर अंदर से जाए, दैट इज सिम्प्लास्ट, एक था सेल के बाहर बाहर से जाए, दैट इज एपोप्लास्ट। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस सुनो। अगर पानी सेल के अंदर से जाएगा तो सेल में तो बड़ा सारा सामान है ना, सेल में कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो उसका रास्ता स्लो होगा या फास्ट होगा, सोचो। और सेम सोचना फॉर एपोप्लास्ट, सेम चीज सोचना फॉर एपोप्लास्ट, ठीक है, सोच लिया होगा। तो यार बहुत सारे चीज उसको मिलेगी रास्ते में, तो उसका रास्ता स्लो कर सकती है, ठीक है, उसका रास्ता क्या करेगी, स्लो करेगी। एपोप्लास्ट में तो बाहर बाहर से चला जा रहा है ना, सेल की ट्रैफिक मिल ही नहीं रही उसको, तो एपोप्लास्ट कंपैरेटिवली फास्टर होता है। जैसे यार फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें गाड़ी से जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर तुम फ्लाईओवर से निकलते जाओ तो तुम्हें ट्रैफिक कम मिलता है, बट तुम अगर सिटी में से ले लोगे यार, तो सिटी में तो भर भर के ट्रैफिक है ना, भर भर के ट्रैफिक होगा तो तुम लेट हो जाओगे। तो ऑब्वियसली सिम्प्लास्ट में सेल अंदर जा रहा है तो ट्रैफिक तो मिलेगा ना, तो उसका रास्ता भी स्लो हो जाएगा। एपोप्लास्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, एपोप्लास्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि सिम एक्टिव होता है। वैसे सिम एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है, इसके लिए मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, एक सेकेंड, अब ध्यान से सुनना, ये डिफरेंस है। आओ एक एक करके डिफरेंस बोलते हैं। एपोप्लास्ट में पानी कहां कहां से मूव करता है, सेल वॉल और मेम्ब्रेन की स्पेस के बीच में से, जो दिखाया अभी, इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में से, या थ्रू सेल वॉल, या वेसल्स और ट्रैकीट्स का ल्यूमन। और ये सारे कैसे होते हैं, डेड स्पेस हैं, डेड, जैसे वेसल्स और ट्रैकीट्स क्या है, डेड कंडक्टिंग टिश्यू हैं, इसीलिए हम एपोप्लास्ट को बोलते हैं नॉन लिविंग सिस्टम का पार्ट होता है ये, ठीक है। फास्ट होता है क्योंकि बाहर बाहर से, फ्लाईओवर का एग्जांपल ले लो तो कोई बैरियर नहीं मिलेगा, फटाफट वो क्रॉस करता हुआ चला जाएगा। क्योंकि ये सेल के अंदर ही नहीं घुस रहा, तो रूट के अंदर क्या चल रहा है, रूट के सेल के अंदर क्या चल रहा है, रूट के सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म क्या है, इसको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द रूट। जबकि उल्टे हाथ पर देखें तो सिम्प्लास्ट साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रैवल करता है पानी, या प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ट्रैवल करता है, जो अभी इमेज दिखाई है। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प करता है इसको, इट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एनसीईआरटी में एक प्लांट का एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, हाइड्रिला लीफ को लेकर के। हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट होता है बच्चों, उसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखी गई है कि साइटोप्लाज्म कैसे घूमता है सेल के अंदर और किस तरीके से वो हेल्प कर रहा है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, कि पहले भी बता रखा है। क्योंकि साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा दोनों लिविंग कंपोनेंट होते हैं सेल के, इसलिए बोला जाता है सिम्प्लास्ट फॉर्म लिविंग सिस्टम। सेल के अंदर से जाएगा, बहुत सारे सामान मिलेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे तो इट इज स्लोअर कंपैरेटिवली। यहां पर वो सेल के अंदर जा रहा है तो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगी, तो जिस प्रकार की मेटाबॉलिज्म होगी उस तरीके का उसका पेस डिसाइड करेगा। दैट मींस जो पाथवे है दैट वुड बी अफेक्टेड बाय द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द रूट। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है। और एपोप्लास्ट कितने परसेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 96%। तो देखो ना यार, क्यों ना हो, सस्ता भी है और फास्ट भी है।
तो ज्यादातर पानी जो एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट के अंदर वो एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू हो रहा है। ये एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। एक्टिव सिर्फ 4% के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए क्योंकि एक्टिव बहुत कम है इसीलिए बहुत जगह पर सिम्प्लास्ट को पैसिव लिखा जाता है, बट बच्चों पैसिव और एक्टिव दोनों हो सकता है। अब पहली बात आप ये सोच रहे होगे, हम इतने देर से पढ़ रहे हैं कि पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, कहां से? सॉइल से रूट में जा रहा है। ये एब्जॉर्प्शन हो ही क्यों रही है, पानी की नीड डेवलप हो ही क्यों रही है? तो पहला रीजन ये है कि ये जो लीव्स है बच्चों, लीव्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा से ना पानी उड़ता रहता है। किस फॉर्म में उड़ता रहता है? वेपर के फॉर्म में उड़ता रहता है। तो पानी उड़ रहा है तो इनकी प्यास क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। ठीक है, लीफ की प्यास बढ़ जा रही है। भैया हमें प्यास लगती है तो हम भी पानी पीने की कोशिश करते हैं, एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी तो नहीं, हम पानी बाहर से पीने की कोशिश करते हैं। अब ये इनका पानी तो उड़ गया, इनको प्यास लग रही है तो किससे मांगते हैं? पड़ोसी वाले सेल से। ठीक है, स्टेम से मांगेंगे। स्टेम किससे पानी मांगेगा? रूट से पानी मांगेगा। और रूट इन रिटर्न किससे पानी मांगता है? सॉइल से पानी मांगेगा। तो इस वजह से पानी एब्जॉर्ब होता चला जाता है प्लांट के अंदर। दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन एक ड्राइविंग फोर्स है पानी के एब्जॉर्प्शन का। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू जो पानी प्लांट में एब्जॉर्ब हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लीफ में ट्रांसपिरेशन चल रही है, डिमांड क्रिएट कर रही है लीफ। उस डिमांड को पूरा करने के लिए सॉइल से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। रूट प्रेशर तो सिर्फ 4% चल रहा है ना, ये सॉरी रूट प्रेशर कह रही हूं, सिम्प्लास्ट तो सिर्फ 4% के लिए है ना। ये क्यों हो रहा है? इसका फोर्स कहां से डेवलप हो रहा है बच्चों? सुन लो, एक तो पानी एक्टिवली ही एब्जॉर्ब हो रहा है, दूसरा पैसिव क्यों लिखा हुआ है? देखो ये हमारा रूट की सेल्स हैं, ये हमारी किसकी सेल्स हैं बच्चों? ये रूट की सेल्स हैं। दिस इज द रूट। ठीक है, ये हमारी रूट की बहुत सारी सेल्स हैं। होता क्या है, सॉइल में आयंस भी मौजूद होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये आयंस रूट के सेल में एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है पानी के साथ, है ना। आयन सोल्यूट है। ठीक है, जैसे ही आयंस यहां पर आ जाएंगे दैट मींस सोल्यूट आ गया रूट में। सोल्यूट आना मतलब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाना। दैट मींस सॉइल का वाटर पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। हमें पता है ना पानी अपना पोटेंशियल फॉलो करता है, हाई किधर है? सॉइल की तरफ, लो किधर है? रूट की तरफ। उस पोटेंशियल को फॉलो करता हुआ पानी रूट के अंदर ट्रैवल कर जाता है, मूव कर जाता है। ठीक है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, इस डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर जा रहा है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, दैट मींस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो इस पानी के मूवमेंट को हम क्या टर्म देते हैं? ऑस्मोसिस देते हैं। तो सिम्प्लास्ट में पानी जब अंदर जाता है तो इट कैन सिंपली डिफ्यूज बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, इसीलिए हमने इसको पैसिव प्रोसेस भी लिखा हुआ है। और कुछ जो हमारे होते हैं वो एक्टिवली भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इसलिए सिम इज एक्टिव एंड पैसिव बोथ। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वाज ऑल अबाउट एपो एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। नेक्स्ट हमने पाथवे तो पढ़ लिया कि किस तरीके से पानी प्लांट के अंदर आ रहा है, बट ये प्लांट के अंदर पानी का आना किन किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। पहला है अवेलेबल सॉइल वाटर। अवेलेबल सॉइल वाटर का मतलब क्या है? अगर पानी सॉइल में पानी ही नहीं है, ठीक है, अगर सॉइल में पानी ही नहीं होगा बच्चों, ये देखो सॉइल है, मिट्टी में पानी ही नहीं है, ठीक है, तो जो पेड़ लगा हुआ है उसकी जो लीव्स होंगी इतनी फूली थोड़ी होंगी, ये मुरझा जाएंगी। मुरझाने को क्या बोलते हैं? विल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, विल्टिंग बोलते हैं। तो अगर कोई प्लांट में पत्ती मुरझाई हुई नजर आ रही है दैट मींस पानी की कमी है उस प्लांट में। प्लांट पानी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहा है सॉइल से। क्यों? क्योंकि सॉइल में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर अवेलेबल सॉइल वाटर ही बहुत कम होगा तो जाहिर सी बात है इफ लेस, ठीक है, इफ लेस ऑब्वियसली जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, कभी कभी आप अपने गार्डन में देखते होगे पेड़ थोड़े बहुत मुरझा गए, आप पानी स्प्रे करते हो, डालते हो, वो फिर से ठीक हो जाते,
दैट इज अ टेम्परेरी विल्टिंग। अगर प्लांट में परमानेंट विल्टिंग हो गई, तुम बाहर से जितना भी पानी दे रहे हो वो नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा, दैट मीन्स अब वो एब्जॉर्ब करेगा भी नहीं। अगर पानी का जो लेवल है सॉइल में वो परमानेंट विल्टिंग करा चुका है, दैट मीन्स उसकी एब्जॉर्प्शन की जो एबिलिटी है वो बहुत गंदी है। तो ये पहला रीजन है, फैक्टर है अवेलेबल सॉइल वाटर। दूसरा है अवेलेबल सॉइल सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो सॉइल है, सॉइल सोल्यूशन है, अगर इस सॉइल सोल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, सॉइल में जो पानी वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, इसका मतलब क्या है? वो हाइपरटोनिक हो। सॉइल कैसा हो? हाइपरटोनिक। अगर सॉइल को मैंने हाइपरटोनिक बोल दिया तो ये जो रूट है, ये सारे रिलेटिव टर्म्स होते हैं ना, अगर ये हाइपरटोनिक है दैट मींस ये जो रूट है वो क्या है? हाइपो है। ठीक है, तो अगर सॉइल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा ना तो पानी उल्टा आना शुरू हो जाएगा। हमें जड़ में पानी पहुंचाना है, बट इससे क्या होगा? जड़ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑस्मोसिस हाइपो से हाइपर होती है, तो ये अच्छी कंडीशन नहीं है। दैट मींस सॉइल सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो भी एब्जॉर्प्शन घट जाएगी। यू कैन सी द रीजन। उसके बाद क्या है? टेम्परेचर। यार हर चीज के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, तो एब्जॉर्प्शन के लिए भी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है दैट इज अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्टिमम, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा, दोनों ही केस में एक्सट्रीम कंडीशन से एब्जॉर्प्शन पर फर्क आ सकता है। दूसरा है एरेटेड सॉइल। ठीक है, एरेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ठीक है, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा हुआ है जो ग्रोथ वाला चैप्टर था कि जो एयर है वो अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों? प्रॉपर ग्रोथ कराने के लिए रूट एंड रूट हेयर्स का। ठीक है, तो अगर सॉइल प्रॉपरली एरेटेड होगी तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। लिखते हैं यहां पर साइड में, इफ सॉइल properly aerated absorption more since root will be more developed। रूट और रूट हेयर्स की जो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, वो बहुत अच्छा होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी होगी जब प्रॉपर ऑक्सीजन मौजूद होगी सॉइल में। अब होता क्या है? बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश हो गया या अगर वाटर लॉगिंग हो गया, वाटर लॉगिंग वाले कंडीशन में, ठीक है, वाटर लॉगिंग का मतलब जब पूरा पानी ही पानी हो जाता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर जब चला जाता है खेतों में, तो जो पानी है ना ये कहां फंस जाता है? एयर स्पेसेस में फंस जाता है। वाटर गेट्स लॉक्ड इन एयर स्पेसेस, मतलब जो ऑक्सीजन की स्पेस थी उसमें कौन आकर के भर गया? पानी भर गया। ऑक्सीजन की तो स्पेस ही चली गई, है ना? दैट मींस ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन खत्म। ठीक है, तो रूट हेयर्स की ग्रोथ भी खराब हो जाएगी। रूट हेयर्स ग्रोथ अफेक्टेड, देयरफॉर एब्जॉर्प्शन आल्सो डिक्रीजेस। एब्जॉर्प्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। इसीलिए ज्योग्राफी वगैरह में हम पढ़ते हैं कि वाटर लॉक्ड कंडीशन हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं अच्छी होती? क्योंकि पानी का एब्जॉर्प्शन घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि एयर का जो स्पेस हो, मतलब सॉइल में जो एयर स्पेसेस होते हैं उनमें आकर के भर जाते हैं, ऑक्सीजन को सारा खत्म करने लगते हैं। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है बच्चों जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। एक और पैराग्राफ एनसीईआरटी में है, मैं आपको उसको रीड कराना चाहती हूँ। ठीक है, ये देखो कि कुछ प्लांट्स के पास एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं एसोसिएटेड विद देम दैट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। कुछ ऐसे प्लांट्स है बच्चों, आप पढ़ोगे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल पाइनस। जैसे शिमला मनाली जब हम जाते हैं पहाड़ों पर, तो तुम्हें साइड में जब से पहाड़ शुरू होते हैं तुम्हें पाइन ट्रीज दिखाई देते, उन्हीं पाइनस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जिम्नोस्पर्म है, ये एक जिम्नोस्पर्म है। तो इनका जो रूट होता है ना बच्चों, ये अपने रूट में किसको रखना पसंद करते हैं? ये अपने रूट में फंजाई को रखना पसंद करते हैं। ठीक है, ये किसका रूट है? पाइनस का रूट है। ऐसे एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं?
माइकोराइजल एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, तो क्यों रखते हैं यार? जो फंजाई होता है ना वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। दे आर वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो यार दुनिया तो मतलब ही है ना, बिना मतलब के तो रखेगी नहीं। तो इस स्पाइनस के रूट ने भी इस फंजाई को सिर्फ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसको फायदा मिल रहा है इससे। फंजाई का जो मोड होता है ना वो एब्जॉर्प्टिव मोड होता है। तो जो भी प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स चाहिए वो उसको कौन प्रोवाइड कर देता है? फंजाई प्रोवाइड कर देता है। और जब फंजाई एक किसी प्लांट के रूट में रहे, ऐसे एसोसिएशन को माइकोराइजल एसोसिएशन बोलते हैं। बच्चों डिटेल दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, तो वही एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ऐसे एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस का विद अ रूट सिस्टम। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है बच्चों? म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब दोनों को फायदा। फंजाई को क्या मिल रहा है? रहने के लिए जगह मिल गई है फ्री फंड में, घर मिल गया ना, रूट में बसेरा बना लिया है। प्लांट को क्या मिल रहा है इन रिटर्न? इस रूट को क्या मिल रहा है? पानी और मिनरल्स, क्योंकि इनके पास रूट हेयर्स नहीं होते हैं। जिन भी प्लांट्स के पास माइकोराइजल एसोसिएशन है दे डोंट हैव रूट हेयर्स। ठीक है, तो इनका एब्जॉर्प्शन का काम सारा कौन कर रहा है? फंजाई। तो ये फायदा मिल रहा है एक प्लांट को फंजाई को रख करके, दोनों को फायदा। गिव एंड टेक रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और बच्चों एक बार जब किसी प्लांट को लत लग जाए ना माइकोराइजा की, लत तो बुरी चीज है ना, चाहे किसी चीज की भी लगे, ठीक है, तो वो प्लांट इनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। बहुत रेयर कंडीशन होगी जब वो सरवाइव करेंगे, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू सरवाइव इन द एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा। ये भी एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल माइकोराइजा और डिटेल में। ठीक है, अभी तो हमने एनसीईआरटी की वो बात ले ली है कि किसी किसी रूट में वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन व्हिच इज देयर, दैट इज माइकोराइजल एसोसिएशन। तो यहां पर ये एसोसिएशन हेल्प करती है पानी और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में इनसाइड द रूट। तो यार हमने काफी कुछ पढ़ लिया रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन। अब पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, दैट मीन्स पानी कहां तक पहुंच चुका है? फिर से डायग्राम दिखाती हूं। पानी कहां तक पहुंच चुका है? पानी जाइलम ऑफ द रूट तक पहुंच चुका है। अब इस पानी को कहां पहुंचाना है? जाइलम ऑफ द स्टेम में। फिर कहां पहुंचाना है? जाइलम ऑफ द लीफ में, क्योंकि सारे जो वैस्कुलर कनेक्शंस है रूट से लेकर के लीफ तक वो कनेक्टेड है। जाइलम ऑफ द रूट, जाइलम ऑफ द स्टेम, देन जाइलम ऑफ द लीफ। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं कि पानी की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे होती है। तो जिसके लिए हमने दो हेडिंग लिखी थी, एक लिखा था रूट प्रेशर, एक लिखा था ट्रांसपिरेशनल पुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रूट प्रेशर। पहली बात तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ोगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये वाला जो प्रेशर है ना दैट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर कौन सा है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव कब लगता है? जब कौन सा फोर्स प्रेजेंट हो? पुश फोर्स प्रेजेंट हो। क्यों पुशिंग है? अब ध्यान से सुनना। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ध्यान से सुनना। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक प्लांट है छोटा सा, इस प्लांट की ये क्या है? रूट है। ये क्या है? रूट है। ठीक है, ऑब्वियसली रूट सॉइल में होगी। ये क्या है? स्टेम है। इसको कट कर लिया गया है, दैट मीन्स इसके पास ना कोई लीव्स नहीं है, यू कैन सी। तो यार हमें पता है लीफ से क्या होती है? ट्रांसपिरेशन। अगर लीफ है ही नहीं दैट मीन्स कोई ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही है। तो अभी हमने पढ़ा था ना यार कि जब ट्रांसपिरेशन होती है लीव्स में तो प्यास लग जाती है लीव्स को। प्यास लगने की वजह से वो पानी की डिमांड क्रिएट करता है और उस डिमांड की वजह से पानी रूट एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। दैट मीन्स अगर लीव्स नहीं है बच्चों तो ट्रांसपिरेशन नहीं चल रही है, दैट मीन्स प्लांट को तो प्यास लगी नहीं रही है, दैट मीन्स उसको पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए था। बट ऐसा हो नहीं रहा। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है बिना किसी डिमांड के, नो ट्रांसपिरेशन मीन्स नो डिमांड ऑफ वाटर, बिना किसी डिमांड के भी कंटिन्यूअसली पानी एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है सॉइल से। सॉइल में क्या है बच्चों? सॉइल में क्या है? वाटर के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं।
बिना किसी डिमांड के पानी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है रूट के अंदर, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी डेवलप हो रहा है इनसाइड रूट, ये जो एक्स्ट्रा पानी डेवलप हो रहा है इनसाइड रूट, ये पानी का इकट्ठा होना एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है रूट के अंदर, और उसी प्रेशर को हम क्या डिफाइन करते हैं, रूट प्रेशर। अब ध्यान से सुनना, क्या कोई पुलिंग हुई थी, कोई डिमांड जनरेट हुई इस प्लांट में? नहीं, बिना डिमांड के सीधा सीधा अंदर आते चला जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं पुशिंग, ठीक है। तो ये क्यों चलता है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ये चलता है क्योंकि पानी की कंटिन्यूअस पुशिंग हो रही है, या तुम लिख लो कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन होती चली जा रही है पानी की इनसाइड रूट, कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती चली जा रही है। क्यों आ रहा है पानी, क्यों आ रहा है पानी? क्योंकि बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि आयंस अंदर जाते चले जा रहे हैं। आयंस का अंदर जाना वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज करना होता है रूट्स के केस में। दैट मींस सॉइल का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा है। पानी अपना ग्रेडियंट फॉलो करता है क्योंकि आयंस अंदर जाते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से रूट का वाटर पोटेंशियल घट रहा है, सॉइल का बढ़ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए पानी कंटिन्यूअसली रूट के अंदर घुसता चला जा रहा है, घुसता चला जा रहा है, घुसता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट इज अ रूट प्रेशर। तो इसको लिखेंगे यार एज आयंस मूव इनसाइड द रूट, ये लिखा हुआ है वैसे सिंप्लास्ट वाले में, एज आयंस मूव इनसाइड द रूट वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, विच सेल, रूट की सेल decreases, therefore water follows its gradient, water follows its gradient and enter inside root. This continuous pushing of water, this continuous pushing of water inside root creates positive hydrostatic pressure, known as root pressure। ठीक है, चलो हमने रूट प्रेशर तो पढ़ लिया कि ये पॉजिटिव है, ये कंटिन्यूअसली पुशिंग या कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। फायदा क्या है, कैसे ये ट्रांसपोर्ट कराएगा? देखो हुआ क्या, हमने क्या देखा, यहाँ पर बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं करते हैं। हाँ, हमने क्या देखा बच्चों कि ये पानी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होकर के वाटर अंदर जा चुका है रूट के। कुछ टाइम के बाद इस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया गया बच्चों कि ये जो पानी है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स तुम्हें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, वाटर ओजेस आउट, इसको हम बोलते हैं एक्सुडेशन। पानी का निकलना, ओजिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेशन। पहली बात, लीफ तो थी नहीं, ट्रांसपिरेशन हुआ नहीं है, दैट मीन्स ये पानी ट्रांसपिरेशन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। दैट मीन्स ये पानी आया कहां से होगा, ये पानी नीचे से ही आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ना, ये जो एक्स्ट्रा वाटर रूट के अंदर इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हुआ है, रूट प्रेशर, वो प्रेशर इतना काम का तो है कि वो पानी को इतने हाइट तक तो चढ़ा देगा। तो यहां पर पानी का आने का मतलब है, यहां पर पानी का दिखाई देने का मतलब है कि ये जो प्रेशर था जो रूट के अंदर डेवलप हुआ था, उसने पानी को धक्का देकर के ऊपर तक चढ़ा दिया है। तो यार जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, उनमें रूट प्रेशर इतना सक्षम होता है कि वो पानी को चढ़ा सके। ये प्रूफ देता है ये वाला एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पानी यहां पर कहां से आया, ट्रांसपिरेशन से तो आया नहीं, दैट मींस नीचे से ही आया होगा। इसीलिए हम ये बात लिखेंगे दैट रूट प्रेशर is enough to raise water column in certain
herbaceous plants, in certain herbaceous plants, क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती ना, इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, बट रूट प्रेशर बहुत ऊपर तक पानी नहीं चढ़ा सकते। जैसे यूकेलिप्टस बहुत बड़ा है, उनमें रूट प्रेशर एफिशिएंट नहीं होते। रूट प्रेशर सिर्फ छोटे छोटे पेड़ों में पानी को चढ़ा सकते हैं, ये हमें पता चल गया था, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा ना यार, ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ठीक है, और ये सिम प्लस कराता है। सिम प्लस तो सिर्फ 4% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कितने? 4% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ना सॉइल से रूट तक, जिसको हमने बोला रूट प्रेशर बन रहा है, ये जो एब्जॉर्प्शन दैट इज सिम्प्लास्ट, ठीक है, ये तो सिर्फ 4% के लिए। दैट मींस रूट प्रेशर ओवरऑल ट्रांसपोर्ट में इतना काम कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है बच्चों कि जो रूट प्रेशर है दिस क्रिएट्स जेंटल पुश इन ओवरऑल ट्रांसपोर्ट। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट के लिए ये फायदेमंद है। मान लो बहुत बड़ा पेड़ है, यूकेलिप्टस है, उसमें पानी चढ़ रहा है, सारे के सारे वाटर कॉलम साथ में लगे हुए हैं। अगर गलती से वाटर कॉलम टूट गया तो उसको दोबारा से कौन रीस्टैब्लिश करता है? सो दैट इज रीस्टैब्लिश्ड बाय रूट प्रेशर। तो लिख लेते हैं हम इसको, ये जो प्रेशर है रूट प्रेशर, ये छोटे प्लांट्स में पानी भी चढ़ा सकता है, और इसका एक और फायदा है दैट रूट प्रेशर रीस्टैब्लिशेस the water column which often breaks under enormous pressure generated by transpirational pull, क्योंकि ट्रांसपिरेशनल पुल में ना ये प्रेशर तो कुछ भी नहीं है। ट्रांसपिरेशनल पुल में जब पानी चढ़ता है तो बहुत एक्सट्रीम प्रेशर होता है, और पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो इतने प्रेशर में हो सकता है कि जो पानी है, पानी का फ्लो टूट जाए, पानी का कॉलम टूट जाए। इन दैट केस रूट प्रेशर सक्षम होता है कि उस पानी को रीस्टैब्लिश, मतलब वाटर कॉलम को दोबारा से बना करके कॉलम को फ्लो प्रोवाइड कर सके, कॉलम को मेंटेन कर सके, ठीक है। अब यार याद रखना है कि जो रूट प्रेशर होता है ना, रूट प्रेशर की वजह से तुम्हें एक फिनोमिना देखने को मिलता है प्लांट में। उस फिनोमिना का नाम क्या है? ये देखो यार, ये हम देखते होंगे ना, ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है। ये कब दिखाई देते हैं? ये तुम्हें जनरली दिखाई देते हैं अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। क्यों? क्योंकि ये जो फिनोमिना है जिसकी वजह से ये दिखाई देते हैं दैट इज गटेशन। और गटेशन क्यों डेवलप हो रहा है? ड्यू टू रूट प्रेशर। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है पत्ती की? ये पत्तियों की मार्जिन्स हैं। क्या है बच्चों? मार्जिन्स। तो आप देख रहे हो जहां पर वेंड एंड कर रही है वहां से आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं पानी की। ये क्या है बच्चों? वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब पानी का लॉस होगा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? गटेशन। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। सुनते जाना। और ये कब चलेगा? रूट प्रेशर कब चलता है? अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में। तो ऑब्वियसली गटेशन का फिनोमिना, ये जो आप देखते हो, ये भी आपको कहां दिखाई देता है? अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। अब मैं आपको दिखाती हूं दूसरा डायग्राम। ये देखो, ये एक पत्ती है, ये पत्ती की क्या है? मार्जिन है। इसी मार्जिन पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है बच्चों। उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोट्स। हाइड्रोथोट्स क्या होते हैं? दे आर मेड ऑफ लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। और उन लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स को क्या बोलते हैं? एपिथेम। ये देखो, इस हाइड्रोथॉट का सेक्शन दिखा रहे हैं। ये छोटा सा हाइड्रोथॉट है, इसको जूम करके देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा। तो आप देखो, ये हाइड्रोथॉट है, ये पोर है, और यहीं से पानी निकल रहा है वेपर के फॉर्म में नहीं बच्चों, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जो लॉस हो रही है वाटर की इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स,
इसी लॉस को हम क्या बोलते हैं, गटेशन। और ये किसके थ्रू हो रही है, थ्रू अ ओपनिंग नोन एज हाइडाथोर्स, थ्रू अ ओपनिंग नोन एज हाइडाथोर्स। हाइडाथोर्स कहां पे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, हाइडाथोर्स आपको दिखाई देते हैं एट द एंड्स ऑफ वेन, और यू कैन से एट द मार्जिन्स। ये देखो मार्जिन्स पर है, ठीक है, मार्जिन्स के एंड पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये ओपनिंग। और ये जो ओपनिंग है जब हम जूम करके देखें तो हमें ये एपिथेम दिखाई दे रहा है। व्हाट इज दिस एपिथेम, ये सारे जो सेल्स है ना, ये सारे जो सेल्स हैं, एक सेकेंड, ये सारे जो सेल्स हैं देखो, यू कैन सी दीज आर लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, उन्हीं को हमने क्या बोला है, एपिथेम। तो हाइडाथोर्स इन्हीं सेल का बना हुआ है, ठीक है, और जिसके थ्रू पानी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि गटेशन हुआ क्यों। अब यार देखो, पानी की तो जरूरत थी नहीं प्लांट को, पानी एक्सेस में प्लांट एक्सेस में पानी एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है, तो एक्सेस को क्या करेगा, निकाल देगा। किसके थ्रू निकालता है, इन पोर्स के थ्रू निकालता है, इन हाइड्रोथॉट्स के थ्रू निकालता है, और वही पानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ड्रॉप्स के फॉर्म में, और इसी फिनोमिना को हम गटेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आता है गटेशन कब चलता है। अगर गटेशन रूट प्रेशर की वजह से चल रहा है तो रूट प्रेशर कब दिखाई देते हैं आपको, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, यही आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो हमने एक तो देख लिया कि एक फोर्स जो पानी को चढ़ाता है दैट इज द रूट प्रेशर, ठीक है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है बट काम के लायक है। दूसरा हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों दैट इज ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। आ जाओ फटाफट। ट्रांसपिरेशनल पुल जो होता है ना, इसके थ्रू जो पानी चढ़ता है, पानी के चढ़ने को हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सैप। इससे जो पानी चढ़ता है दैट इज वेरी वेरी हाई, द रेट ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज वेरी वेरी हाई, इसीलिए ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। क्या है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, क्या चढ़ाने में, पानी को चढ़ाने में, ठीक है। अब हम ये देखेंगे बच्चों कि कौन कौन से फोर्स होते हैं इसको कराने के लिए, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स सी, जो ट्रांसपिरेशनल पुल है इसके नाम है ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन का हमें पता है पानी का निकलना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, कहां से, लीव्स के थ्रू, ठीक है, कहां से, लीव्स के थ्रू। बट उसकी वजह से पानी कैसे ऊपर खिंच रहा है वो देखना है ना, तो इसके लिए तीन फोर्सेस नेसेसरी हैं। ये तीन फोर्सेस से मतलब कह सकते हो तीन फोर्सेस पे डिपेंडेंट है। पहला फोर्स कौन है, कोहेजन। दूसरा फोर्स कौन सा होता है, एडेशन। तीसरा जो फोर्स होता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों सारा कुछ, दैट इज सरफेस टेंशन, दैट इज सरफेस टेंशन। एक मॉडल भी थी एक साइंटिस्ट की जिन्होंने उस मॉडल को यूज करके एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू कैसे पानी की पुलिंग हो रही है फ्रॉम रूट टू लिफ्ट। तो हमें पता चला था कि वो सारा कुछ कराने के लिए तीन फोर्सेस का इस्तेमाल होता है, कोहेजन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन। ये क्या है, कोहेजन आप आई गेस फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कोहेसिव फोर्सेस, एडेसिव फोर्सेस। कोहेजन का मतलब होता है जब सेम के बीच में अट्रैक्शन हो, जैसे पानी और पानी का अट्रैक्शन वुड बी कोहेजन। जैसे मान लो ना एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी सेम मॉलिक्यूल्स है ना, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, कोहेजन। पानी और इस बीकर के बीच में जो फोर्स लगेगा, दो डिफरेंट चीज है, तो क्या होगा, एडेशन। क्या होगा, एडेशन। तो कोहेजन क्या होता है, कोहेजन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, दैट मींस यहां पर सेम कौन होगा, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। अब कौन से नलके के थ्रू पानी चढ़ रहा है, जाइलम के थ्रू, ठीक है। इस जाइलम के थ्रू क्या चढ़ रहा है, पानी चढ़ रहा है, ये सारे क्या है, वाटर। तो वाटर और वाटर के बीच में कोहेजन, वाटर और जाइलम के वॉल के बीच में क्या होगा बच्चों, एडेशन। तो आप लिख सकते हो एडेशन किसमें होगा, बिटवीन वाटर एंड जाइलम की वॉल्स, ठीक है। जाइलम में तीन कंपोनेंट आते हैं, ट्रैकीज, वेसल्स एंड फाइबर्स, जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और एक आता है जाइलन पेरेन्काइमा जिसमें सेल्यूलोज की प्रेजेंस होती है। तो जाइलम की वॉल्स को हम क्या बोल सकते हैं, लिग्नोसेल्यूलोजिक वॉल, लिग्नोसेल्यूलोजिक वॉल, ठीक है। और सरफेस टेंशन ये बताता है कि जो पानी है उसके बीच का जो अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है,
वो लिक्विड फेज में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी वेपर फेज, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर कैपिलैरिटी एक्शन मिलता है। कैपिलैरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी का चढ़ना। जैसे पाइप में पानी चढ़ रहा है, स्ट्रॉ में पानी चढ़ रहा है, दैट इज सेड टू बी कैपिलरी एक्शन। तो सरफेस टेंशन क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस टेंशन प्रोवाइड करता है कैपिलैरिटी एक्शन। कैपिलैरिटी एक्शन का मतलब होता है राइज ऑफ वाटर। क्या मतलब होता है? राइज ऑफ वाटर। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द एनसीईआरटी स्क्रीनशॉट। ये देखो, ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स मेनली ऑन दी फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। हमने सिर्फ एसेंट ऑफ सैप लिखा है ना बच्चों, क्योंकि हम पानी और मिनरल का पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट, तो बेटर होगा हम जाइलम सैप लिख ले जैसे हमारी एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, तो तीन चीजों पर ये डिपेंडेंट है। कोहेजन, जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है बिटवीन वाटर का मॉलिक्यूल्स। अडेशन, अडेशन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैच करवाता है टू पोलर सरफेसेस सच एज द सरफेस ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट्स, दैट इज जाइलम की जो हमारा मेन कंपोनेंट है। सरफेस टेंशन क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच टू ईच अदर इन लिक्विड फेज। किस फेज में? लिक्विड फेज में, रादर देन इन द गैसियस फेज, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इन फोर्सेस से क्या मिलती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स। ठीक है, इससे क्या मिल रहा है? पहला चीज, ये फोर्सेस हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल कोहेजन है, कोहेजन दो मॉलिक्यूल्स को जोड़े हुआ है। ठीक है, तो इतनी तेजी से पानी अगर ऊपर चढ़ेगा भी तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो टूटे। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगा हुआ है। कौन सा फोर्स? कोहेजन फोर्स। तो कोहेजन फोर्स ये डिसाइड करता है, ये तय करता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जो जुड़े हुए हैं वो ब्रेक ना करें। इसकी वजह से ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है वाटर कॉलम डू नॉट ब्रेक। बट इन केस ब्रेक कर भी जाए तो घबराना नहीं है, हमारे पास रूट प्रेशर है वो रीस्टैब्लिश कर देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसकी वजह से, कौन से फोर्स की वजह से वाटर कॉलम नहीं टूटता, तो ये मार्क करोगे। ठीक है, और अगर पूछा जाए कौन रीस्टैब्लिश कर सकता है, तो रूट प्रेशर मार्क करोगे। ठीक है, दूसरा हमें हाई कैपिलैरिटी मिलता है। हाई कैपिलैरिटी का मतलब क्या है बच्चों? एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स। बच्चों अपने लैब में आपने कैपिलरी ट्यूब्स देखे होंगे, बहुत पतली पतली छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, जितनी फाइन कैपिलरी ट्यूब होगी ना, मतलब जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब होगी ना, उतनी तेजी से पानी चढ़ता है। अच्छा, अगर तुम्हें कैपिलरी ट्यूब नहीं देखी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग ने स्ट्रॉ तो देखा होगा। स्ट्रॉ ना डिफरेंट डायमीटर्स का आता है, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे स्ट्रॉज होते हैं। अब तुम खुद ट्राई करना, किसमें पानी या कोल्ड ड्रिंक जल्दी तेजी से चढ़ जाता है? जिनका डायमीटर थिन होता है, जिनका डायमीटर थिन होता है। तो थिन डायमीटर प्लांट में किसके पास है? इतना नैरो डायमीटर प्लांट में किसके पास है? ठीक है, तो दैट कैपिलैरिटी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकिलरी एलिमेंट। ट्रैकिलरी एलिमेंट का मतलब क्या है? ट्रैकीज एंड वेसल्स। तो जाइलम में मेनली ट्रैकीज और वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। नल का है ना, नल है, नल के थ्रू पानी जा रहा है। तो पानी हमें पता है तब तेजी से ऊपर चढ़ेगा, कैपिलैरिटी एक्शन तब हाई होगा जब डायमीटर कम हो। तो प्लांट में डायमीटर मतलब कैपिलरी एक्शन को बढ़ाने के लिए भगवान ने इनका नैरो ही डायमीटर रखा है कि जल्दी से पानी राइज हो सके इनसाइड जाइलम वेसल्स। ठीक है, तो ये तीन चीज पर डिपेंडेंट है कौन बच्चों? ट्रांसपिरेशनल पुल। अब यार चलो आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशनल पुल। ये देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारा क्या है? एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ में ये इसकी क्या है? रूट है, ये जाइलम है, जो रूट का जाइलम है, ये जाइलम स्टेम का है। ठीक है, नल का है ना, ये जाइलम ऑफ रूट है, रूट तक छोड़ दिया है। इस नलके को कहां तक ले जा रही हूँ? ये क्या है? कहां जाकर के छूटा है? जाइलम ऑफ लीफ में। ठीक है, ये क्या है? लीफ है, ये क्या है? स्टेम है। एक सेकेंड, ये क्या है? स्टेम है। तो यार स्टेम, लीफ, रूट तो हमने लिख दिया। अब ये रूट की जड़ें कहां तक हैं? ये रूट की जड़ें हैं सॉइल में। सॉइल में क्या करेगा? वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करेगा।
अगर ट्रांसपिरेशन चलती है तो पानी किस पाथवे के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, अभी आपको पढ़ाया था, पानी किस पाथवे के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, पानी एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के पानी रूट के अंदर आ जाता है, पानी रूट के अंदर आ जाता है। देखो जितने सिंपल हमने ये डायग्राम बनाया वो तो अपने लिए बनाया है, बट हमें इसके अंदर की एनाटॉमी भी पता है, हमने पूरी एनाटॉमी पढ़ रखी है रूट की, तो इसीलिए मैं एक डायग्राम लेकर के आई हूँ आपके पास। ये देखो ध्यान से देखना बच्चों, अभी इधर डायग्राम मत देखना, अभी ये देखो, ये रूट था, ये रूट की हेयर्स है, ये स्टेम है, ये लीव्स है ना। अब ध्यान से देखना, ये सॉइल था, सॉइल में पानी था, पानी रूट में गया, पानी रूट में कैसे गया, पानी रूट में जाने का मतलब है जाइलम ऑफ रूट में पहुंचना, क्योंकि जाइलम में जब तक पहुंचेगा नहीं, इसको ऊपर कैसे भेजेंगे, इसका एसेंट ऑफ सैक कैसे होगा, है ना। तो यहां पर आ जाओ, इसको अब जूम करो, अब इसके अंदर घुसते हैं हम, ठीक है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, ये देखो, ये क्या था, सॉइल था, ये देखो, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं यहां पर बने हुए हैं, इन्हीं सॉइल पार्टिकल्स में क्या है बच्चों, पानी है, पानी को लिया, कौन लेता है, रूट हेयर्स, इस पानी को रूट हेयर्स में पहुंचाया, रूट हेयर्स ने किसको पानी दिया, एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस ने किसको पानी दिया, कॉर्टेक्स ने किसको पानी दिया, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस ने किसको पानी दिया बच्चों, जाइलम। तो आप देखो सॉइल से रूट में गया और रूट से धीरे धीरे डिफरेंट सेल को क्रॉस करते करते पानी कहां पहुंच चुका है, जाइलम ऑफ द रूट में। यार यहाँ पर ये मत देखना कि सेल के अंदर चला गया है, सेल के बाहर, क्योंकि एपो और सिम क्या होता है हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट दिखा रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशनल पुल समझेंगे, पाथवे पढ़ चुके ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो किस तरीके से पानी कहां तक पहुंच चुका है, जाइलम, फिर ये जाइलम ऑफ, क्योंकि नल का यहां से लेकर के लीफ तक है, तो देखो नल है, जाइलम ऑफ द रूट तक गया, फिर जाइलम ऑफ द स्टेम, फिर कहां पहुंच गया है, जाइलम ऑफ द लीफ, क्योंकि लीफ हमें दिखती ऐसी है, अंदर से ऐसे होती है, तो देखो कहां पहुंच गया, जाइलम ऑफ द लीफ, ठीक है। अब हमें भी यही डायग्राम फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूं कि पानी रूट में पहुंचा, तो कहां पहुंच गया, जाइलम ऑफ द रूट, जो भी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया। अब पानी क्या कर रहा है, पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ये जो पानी है इट विल मूव अपवर्ड्स, इससे दिखाती हूँ, किससे दिखाऊं, ब्लू कलर से, यस, ये जो पानी है ये जाइलम में आ गया है, अब ये पानी ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ने के लिए 3 फोर्सेस काम आ रहे हैं, एडहेशन, कोहेजन एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। ये सारे फोर्सेस हेल्प कर रहे हैं इस पानी को चढ़ाने में। पानी चढ़ते चढ़ते तीनों फोर्स की मदद से कहां पर पहुंच चुका है, लीफ तक। लीफ में पहुंचने का मतलब है कहां पर पहुंच चुका होगा, जाइलम ऑफ द लीफ। लीफ की एनाटॉमी ऐसे नहीं होती बच्चों, हमने एनाटॉमी पढ़ रहे, लीफ हमें इस तरीके से दिखाई देता है अंदर। अगर मैं बोल रही हूं कि लीफ पे पहुंच चुका है, तो लीफ तो हमारा ऐसे है, लीफ की 2 एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, दोनों तरफ क्या लगा होता है, क्यूटिकल लगा होता है, ठीक है। अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेसोफिल सेल, बीच में क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू। अभी हमें किस वैस्कुलर टिश्यू से मतलब है, जाइलम, है ना, क्योंकि हम पानी के मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो ये पानी कहां पर पहुंच चुका है, जाइलम ऑफ द लीफ में। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा जाइलम है अंदर, दैट मीन्स पानी यहां तक पहुंच चुका है। जैसे ही पानी यहां पर पहुंचता है, पानी स्टार्ट्स एवापोरेटिंग, ये जो पानी है इट स्टार्ट्स एवापोरेटिंग। एवापोरेशन की वजह से क्या बन जाएगा, वेपर की फॉर्मेशन होने लगेगी, वाटर वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट्स, वाटर वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट्स। अब ये जो वाटर वेपर बनते हैं ना, ये आकर के इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है। ये वाटर वेपर इन इंटरसेलुलर स्पेसेस में इकट्ठा होने लगते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये है इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। और स्टोमेटा के ऊपर देखो इतना सारा गैप है, इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं सबस्टोमेटल कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, सबस्टोमेटल कैविटी, ठीक है। तो आप देखो होगा क्या, पानी पहुंचा लीफ तक, वो एवापोरेट करना शुरू हो गया, उस एवापोरेशन से जो वेपर बना इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग, कहां कहां पर, सबस्टोमेटल कैविटी में और इंटरसेलुलर स्पेस में। इसके एक्यूमुलेशन से क्या हो रहा है, इसके एक्यूमुलेशन से कहां लिखूं, हाँ यहां लिखते हैं, वाटर वेपर एक्यूमुलेटेड, वाटर वेपर एक्यूमुलेटेड,
और इसके एक्यूमुलेशन से जो पानी का कंसेंट्रेशन लीफ में है वो बहुत ज्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल लीफ का अभी अभी हाल फिलहाल में ज्यादा है। अगर मैं एटमॉस्फेयर में बात करूं, एटमॉस्फेयर में बात करूं तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर की कंसंट्रेशन है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में नहीं समझना है तो ऐसे समझो कि वाटर वेपर जो भी बन रहा है लीफ के अंदर वो अभी लीफ के अंदर ही इकट्ठा है। दैट मीन्स वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है लीफ में, वाटर वेपर कंसंट्रेशन इन लीफ इज हाई। कहां पर ज्यादा है, लीफ में ज्यादा है। लीफ में वेपर का कंसंट्रेशन, लीफ में वेपर का कंसंट्रेशन हाई है, एटमॉस्फेयर में लो है। तो आपको पता तो है पानी अपने ग्रेडियंट को फॉलो करता है, पानी अपने ग्रेडियंट को फॉलो करेगा। कहां से कहां, लो, हाई से लो की तरफ। हाई कहां है, लीफ में, लो कहां है, एटमॉस्फेयर में। तो पानी इस ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ निकलना शुरू कर देगा स्टोमेटा के थ्रू, निकलना शुरू कर देगा स्टोमेटा के थ्रू। और ये जो पानी निकलता है ये किस फॉर्म में निकलता है, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो यार हाइड्रोथॉट से भी पानी निकला, यहां से भी पानी निकला। तो गटेशन और ट्रांसपिरेशन में फर्क क्या है, गटेशन में पानी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलता है, यहां पर वेपर के फॉर्म में निकलता है। वो हाइड्रोथॉट्स के निकलता है, ये स्टोमेटा के थ्रू निकलता है। वो रात में या अर्ली मॉर्निंग चलती है, ये कब चलेगी, दिन में, और बहुत बढ़िया चलेगी जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। उनके साथ ये डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए, ये आपका होमवर्क है टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। आपको आंसर नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, हुआ क्या, ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ पानी निकल गया वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। अब क्या हो रही है, पानी तो निकलता चला जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसको रब करते हैं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कहां की एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन ज्यादा है कहां की नहीं। अब ध्यान से सुनना, यह स्टोमेटा था, स्टोमेटा से तो पानी निकलता जा रहा है। पानी निकलने का मतलब क्या है, जो लीफ की प्यास बढ़ जाएगी तो लीफ की डीपीटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, है ना। अगर वेपर निकल गया, पानी निकल गया, तो लीफ में सिर्फ सॉल्यूट बचा रह गया है, मतलब लीफ का सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो सॉल्यूट ज्यादा है दैट मींस इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, सॉल्यूट ज्यादा है इसका मतलब वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब ट्रांसपिरेशन होने के बाद का रिजल्ट बता रहे हैं। और अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ये क्वेश्चन आता है कि जब पानी का लॉस हो चुका है ट्रांसपिरेशन के थ्रू तो डीपीडी पे क्या फर्क आएगा। तो अगर पानी का लॉस हो चुका है ट्रांसपिरेशन के थ्रू तो डीपीडी इस प्यास, यही बताया था ना, तो प्यास बढ़ जाएगी। अगर पानी निकल गया तो सोल्यूट ही रह गए हैं, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सोल्यूट क्योंकि पानी सारा निकल गया, सोल्यूट ज्यादा है मतलब वाटर पोटेंशियल कम है, सोल्यूट ज्यादा है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है स्लीव का। ठीक है, अब क्या करेगा भैया, इसका पानी निकल गया, इसको प्यास लग गई, ये पानी किससे मांगेगा, ये पानी मांगेगा किससे, एक सेकेंड। अब ये बोलेगा स्टेम से कि भैया मुझे पानी दो, स्टेम किससे पानी मांगेगा, रूट से, रूट किससे पानी मांगेगा, सॉइल से। इसीलिए पानी देखो एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है। तो एब्जॉर्ब हो ही क्यों रहा है कि प्लांट में पानी की कमी हो गई है, डिमांड जनरेट हुई है, इस डिमांड की वजह से वो इससे पानी खींच रहा है। स्टेम रूट से पानी खींच रहा है और रूट सॉइल से पानी खींच रहा है। तो ये जो खींच रहा है इसको पुलिंग बोलते हैं। और ये पुलिंग क्यों हुआ, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुई। और ये पुल जो पानी चढ़ा रही है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, इसीलिए इसका नाम दिया गया है ट्रांसपिरेशनल पुल। तो इसमें फोर्स कौन सी लगी बच्चों, इसमें फोर्स पुल वाली लगी है। पुल वाली कैसा फोर्स होता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो प्रेशर पोटेंशियल होते हैं वो जनरली पॉजिटिव होते हैं, बट जाइलम के केस में, जाइलम के केस में एक नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल चलता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शुरुआत में। और वो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, सॉरी वो नेगेटिव प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है जाइलम के अंदर पानी को चढ़ाने के लिए, पानी को चढ़ाने के लिए।
पुल क्रिएट करने के लिए, जो अभी हमने पढ़ा है। तो बहुत इजी है यार, कुछ नहीं हुआ, बहुत इजी है। क्या इजी है, देखो हुआ क्या, ये स्टेम है, फिर से रिवाइज करा देती हूँ, ये रूट है, ठीक है, ये क्या थी, लीव्स थी, ये क्या थी, लीव्स थी। तो हुआ ये यार, पहले एब्जॉर्प्शन हुई है, ठीक है, पानी की, ये पानी स्टेम के थ्रू लीफ तक पहुंच रहा है, जैसे ही लीफ में पहुंच रहा है जाइलम में इसका एवोपोरेशन हो रहा है, ठीक है। एवोपोरेशन की वजह से लीफ का वेपर कंसंट्रेशन ज्यादा था, एटमॉस्फेयर का कम था, इस ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ सारा का सारा वेपर एयर में आकर के रिलीज हो जाता है। जैसे ही एयर में रिलीज होता है, पानी को महसूस होता है भैया उसको प्यास लग रही, पानी कम है, तो ये फटाफट पानी मांगना शुरू करता है वापस से स्टेम से। स्टेम किससे पानी मांगता है, रूट से, रूट किससे पानी मांगता है, सॉइल से। इसी वजह से ये पानी की एब्जॉर्प्शन होती चली जा रही, क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक बार तो हुई नहीं, ट्रांसपिरेशन हुई, पुल जनरेट हुई, डिमांड जनरेट हुई, देखो पानी की पुलिंग हो रही है, फिर ट्रांसपिरेशन हुई, फिर डिमांड जनरेट हुई, फिर देखो पुलिंग होती चली जा रही है। तो इसी पुलिंग ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन को हम ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, ठीक है। जैसे ही ट्रांसपिरेशन होगा, जैसे ही ट्रांसपिरेशन होगा, आफ्टर ट्रांसपिरेशन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, मतलब बहुत कम पानी बचा रह गया लीफ में, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वाटर पोटेंशियल गेट्स डेवलप इनसाइड लीफ, गेट्स डेवलप्ड इनसाइड लीफ। This in turn starts generating pulling of water molecule by molecule into the leaf। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, जैसे ही ट्रांसपिरेशन हुई, जो वाटर पोटेंशियल था हमने पढ़ा था ना, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था, ठीक है। इसीलिए इसने पानी किससे मांगना शुरू किया, स्टेम से, ठीक है। स्टेम ने किससे पानी मांगा, रूट से, रूट ने किससे पानी मांगा, सॉइल से। तो ये जो डिमांड जनरेट हुई, उसी की वजह से पानी का मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, मतलब एक एक मॉलिक्यूल करता करता धीरे धीरे ये जाइलम तक पहुंच गया है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। और ये ट्रांसपिरेशन हुई क्यों थी, ये ट्रांसपिरेशन इसलिए हुई थी क्योंकि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, वाटर वेपर का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना है, वो बहुत ज्यादा लो था, और पानी में जो वाटर वेपर का कंसंट्रेशन था वो बहुत ज्यादा हाई था। इसी कंसंट्रेशन को फॉलो करता हुआ पानी निकल जाता है। बच्चों हमने एनसीईआरटी की लाइंस भी ले ली हैं, हमने समझ लिया है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, और ये जो पुल जनरेट हो रहा है जिसे पानी खींच रहा है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। और यही पुल है जो 96% पानी को एब्जॉर्ब करा रहा है थ्रू एपोप्लास्ट पाथवे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है क्योंकि इसी की वजह से पानी चढ़ रहा है। तो यार हमें अभी तक लगता था कि ट्रांसपिरेशन बुरी बला है, नहीं यार, ट्रांसपिरेशन बुरा नहीं है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा नहीं ना तो डिमांड जनरेट नहीं होगी, और अगर डिमांड जनरेट नहीं होगी तो ये पुलिंग नहीं होगी। यार अगर सब कुछ फ्री में मिलना शुरू हो जाए, हमें महसूस ना हो, तो हम कौन कमाना पसंद करेगा, सबको आराम फरमाना पसंद है, हम कमा क्यों रहे, ठीक है, वाई वी आर अर्निंग, कि अपना लाइवलीहुड थोड़ा जी सके, थोड़ा अर्न कर सके, खरीद सके सामान, है ना। तो अगर डिमांड नहीं होगी, पैसे ऐसे फ्री फंड में मिलने लगे, है ना, या आपकी सारी सीट ऐसे सबको मिल जाए, सब डॉक्टर बन जाए, शायद तुम भी मेहनत करना बंद कर दो, है ना। तो अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो लीव भी मेहनत करना बंद कर दे, डिमांड ही जनरेट ना हो, डिमांड नहीं जनरेट होगी तो ये पुलिंग नहीं होगी, ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ट्रांसपिरेशन अच्छी चीज है, ठीक है, बट अगर एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हो जाए तो प्लांट मर जाता है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट इसको नेसेसरी एविल बोलते हैं। नेसेसरी क्यों, क्योंकि जरूरत तो है, क्योंकि इसी की वजह से पानी की एब्जॉर्प्शन हो रही है, और एब्जॉर्प्शन के बाद इसी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है, दोनों चीज हमने देखी, ठीक है। और एविल क्यों है, जरूरत से ज्यादा हो जाए तो प्लांट की डेथ भी करा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो 4 ट्रांसपिरेशन है बच्चों, जो स्टोमेटा के थ्रू हो, जो हमने पढ़ा, दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और ये मैक्सिमम होता है। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 90% ऑफ ट्रांसपिरेशन,
90% ऑफ ट्रांसपिरेशन, किसी किसी में 97 तक भी चला जाता है बच्चों, ठीक है। बट मतलब कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम इसी के थ्रू हो रहा है। क्यूटिकल का मतलब है क्यूटिकल के थ्रू होना, थ्रू क्यूटिकल, और क्यूटिकल तो एक वैक्सी कोटिंग है ना, एनाटॉमी में पढ़ाई थी, जो ट्रांसपिरेशन को रोकती है। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ कितना कराता है, इतना तो कराएगा नहीं 90% के राउंड, ये कराता है 3 से 10% ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और कुछ हर्बेशियस प्लांट है तो उसमें 50% तक भी जा सकता है, बट ऑब्वियसली स्टोमेटा से बहुत कम है। लेंटिकुलर का मतलब है थ्रू लेंटिसेल्स, थ्रू लेंटिसेल्स, वो जो लेंस शेप ओपनिंग होती है, और इसके थ्रू बहुत इनसिग्निफिकेंट लॉस होता है, 0.1% लॉस। इसको तो हम इनसिग्निफिकेंट, 0.1% क्या ही है, इतना पानी तो वैसे भी निकल जाए, इस लॉस को हम इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। बार के थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन हो, ये सिर्फ 1% होता है, तो उसको हम बार ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा किसके थ्रू हुआ, स्टोमेटा के थ्रू, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। इसलिए डेजर्ट प्लांट्स अपने आप को बचाने के लिए कुछ अडेप्टेशन शो करते हैं, अपने स्टोमेटा बंद करते रखते हैं ड्यूरिंग डे, क्योंकि बच्चों डे में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन भी बहुत ज्यादा हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बिहाइंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मैकेनिज्म बिहाइंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऑलरेडी एनसीईआरटी में हमने कवर कर लिया था जब हमने एनाटॉमी पढ़ा था, ठीक है। अब बस इसका यहाँ पर काम होगा, हमें पता है स्टोमेटा ओपन कब होता है, जब गार्ड सेल्स क्या हो, टर्जिड हो, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है, ये मैंने आपको एनाटॉमी में पढ़ाया था। और क्लोज कब होते हैं, ड्यू टू फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ड्यू टू फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। अब इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने सिर्फ एक वर्ड का इस्तेमाल किया है कि स्टोमेटा बंद या क्लोज होता है बिकॉज ऑफ पोटेशियम का पंप, बट इसके पीछे एक थ्योरी है बच्चों जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम पंप थ्योरी, जो एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी, दैट वाज बाय लेविट। कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों, लेविट। स्पेलिंग आप एक बार चेक कर सकते हो, यस, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न में कि व्हाट इज पोटेशियम पंप थ्योरी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बच्चों कि व्हाट इज पोटेशियम पंप थ्योरी। और लेक्चर को एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यूज आर इन्वॉल्वड इन लॉन्ग, नॉन लिविंग, सिम्प्लास्ट तो लिविंग होता है, एपोप्लास्ट क्या होता है बच्चों, नॉन लिविंग होता है। आंसर क्या बनेगा, एपोप्लास्ट। वाटर रीचेस जाइलम फ्रॉम रूट हेयर्स बाय, देखो जाइलम तक पानी कैसे पहुंचता है, जाइलम तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एपो से भी पहुंच सकता है, सिम से भी पहुंच सकता है। जाइलम के जब अंदर ट्रैवलिंग होती है ना तो डेड होता है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि जाइलम तक अगर पहुंच रहा है तो एपो और सिम दोनों चल सकती है बच्चों, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है सिम्प्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट इज नॉट रिलेटेड टू वैक्यूलर पाथ, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा, ये सारे सिम्प्लास्ट पाथवे हैं बच्चों, क्योंकि वैक्यूल्स भी सेल के अंदर है और सेल के अंदर चला गया तो वो सिम्प्लास्ट बन जाता है, ठीक है। बट सेल वॉल क्या होता है, एपोप्लास्ट, तो सिम्प्लास्ट सेल वॉल से रिलेटेड नहीं है। इन माइकोराइजा फंगल फिलामेंट किस में हेल्प करता है, फंगल फिलामेंट हेल्प करता है फूड के ट्रांसलोकेशन में, नहीं। टेंशन डेवलप करने में, नहीं। टेंशन डेवलप कौन करता है, नेगेटिव प्रेशर, ट्रांसपिरेशन, पुलिंग, इसी वजह से पुलिंग होती है। डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर, नहीं, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन। सो यस बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मैंने आपको पिछले टर्न पर होमवर्क दिया था एनसीईआरटी का, वो ऑस्मोसिस का पूरा डायरेक्शन बताना था, उसका आंसर आपको इसकी आज की स्लाइड में, आज के नोट्स में मिल जाएगा बच्चों। और मैंने जो होमवर्क दिया हुआ है आज के लेक्चर में, ट्रांसपिरेशन और गटेशन, वो करके लाना, उसका होमवर्क नेक्स्ट नोट्स में मिलेगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी ट्रांसपिरेशन खत्म नहीं हुआ है बच्चों,
आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।